मित्रो, सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आता संपलेला आहे. आता आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत. त्यासाठी जे पाहुणे मंडळी आली आहेत त्यांचं, कारण दोन्ही इथला एक पाहुणा तर सगळ्यांना परिचित आहे, त्यांचा परिचय सांगण्याची गरजच राहिलेली नाही आहे. पण त्यांच्याबद्दलची एक माहिती तुम्हाला माहीत नाही की ते पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये नोकरीला होते. समाजाचं कार्य करण्यासाठी म्हणून त्यांना नोकरीचा अडथळा नेहमी जाणवायचा आणि म्हणून त्यांची पत्नी पण नोकरीला आहे. तर दोघांनी विचार केला आणि समाजकार्य मी सोडू शकत नाही आणि जीवन जगायचं आहे. आपल्याला असं झगमगाटाचं जीवन जगायचं नाही, आपण साध्या पद्धतीनं जीवन जगू, पण समाजासाठी कार्य करू म्हणून त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला आणि ते आता उर्वरित पूर्ण जीवनसुद्धा समाजासाठीच, जनजागृतीसाठी, बुद्ध धर्मासाठी, संविधानाच्या प्रसारासाठी त्यांनी आपलं अख्खं लाईफ वाहून घेतलेलं आहे. हा परिचय कदाचित मोजक्या लोकांना असेल, बाकी ते विद्वान आहेत, भाषणं चांगली करतात, हे सगळ्याला परिचय, त्यामुळे ते जास्त भाषणाच्याबद्दल बोलत नाही. बाकी जे उत्तर प्रदेशवरून आलेले लखनौ विद्यापीठातील प्रोफेसर यादव सर यांचा परिचय आमचे बंधू डॉक्टर A.J. कांडेकर हे त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगतील अशी मी विनंती. यादव सर के बारे में मैं परिचय बताऊं. साथियों, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही बामसेप नाम के संगठन से जुड़ा हूं और प्रोफेसर D.N.S. यादव, इनका भी परिचय मुझे संगठन से हुआ है, संगठन में काम करते वक्त. तो प्रोफेसर साहब है, लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इनका पूरा नाम है, आपको भी लगता होगा D.N.S. यादव क्या चीज है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर देव नारायण नाथ सिंह यादव. और ये इनके बड़े पिताजी का भी नाम है इनका इसमें जुड़ा हुआ. बड़े पिताजी के बड़े पिताजी, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है. तो इस प्रकार से वो नाम लिखते हैं उधर. और ये 22 वर्षों से अध्यापन का काम करते रहे. 22 वर्षों का इनका अनुभव है और अनुभव इस विषय में है कि संवैधानिक विधि, अपराध विधि, वाणिज्यिक विधि इनकी एक विशेषता है. इसके ऊपर वो विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की है. इन्होंने 3 पुस्तकों का लेखन किया है और प्रकाशित हुई है. इनका एक नाम है, एक प्रेग्नेंट विथ जस्टिस, इस नाम की किताब है. उसका हिंदी अनुवाद है गर्भस्य न्याय, इसका भी प्रकाशन हुआ है. और तीसरा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इस नाम की भी किताब प्रकाशित हुई है. इनके 4 पुस्तकों का लेखन तैयार है और ये प्रकाशित होने वाली है. और ये 25 से अधिक शोध पत्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन हुआ है. और करीबन या 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इनके व्याख्यान हुए हैं. ये विजिटिंग प्रोफेसर भी है इंटरनेशनल, जैसे एशियन यूनिवर्सिटी बुसान दक्षिण कोरिया में ये विजिटिंग प्रोफेसर है. ये IAS, PCS, PPS ट्रेनी ऑफिसर्स को देश के विधि प्रशासन पर प्रशिक्षण का व्याख्यान पिछले 15 वर्षों से दे रहे हैं. तो इनका एक बहुत बड़ा वास्ट अनुभव है. लॉ में इनकी बहुत ही रुचि है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जैसा मैंने कहा है. और बामसेप संगठन में इन्होंने बहुत सारे हमारे जो नेशनल कन्वेंशन होते हैं उनमें भी इन्होंने अपना व्याख्यान दिए हुए है. तो इनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ आमंत्रित भी किया गया है. और जैसा सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के अनुसार वो अपने यहाँ विचार भी रखेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ. और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय निवासी.
धन्यवाद सर. मित्र, आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आपल्या कार्यक्रमामध्ये सत्कार मूर्तीचा सत्कार करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये काही समाजसेवक होते, काही PhD धारक होते. उपडीकर सर आंतरजातीय विवाह केलेले होते. मित्र, मी आजच्या पाहुण्यांना आणि आपण सर्वांना असं सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस हे चालू होतं त्यावेळेस आमच्या कानेकर सरांच्या चेहऱ्यावरती एक विशिष्ट अभिमान किंवा आनंद व्यक्त होत होता. तर मी त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो त्यावेळेस. हे सगळं काही असं म्हणजे घडून होतं, हे उगाच घडून होत नाही मित्रांनो. याच्यामध्ये कानेकर सरांचा 100% हात आहे. म्हणजे हे जे विद्यार्थी होते, उपडीकर सर खूप हुशार आहेत, पण याच्या आधी ज्यांनी विवाह केलेला आहे किंवा माझे किंवा बाकीच्यांनी आम्ही अत्यंत म्हणजे बिघडलेले मुलं, त्यांनी आमच्यात प्रेरणा निर्माण केली आणि आम्हाला माणुसकीत आणून इथपर्यंत आणलेलं आहे. त्यामुळे मी आजच्या पाहुण्यांना असं आग्रहाने सांगू इच्छितो की ह्या सर्व कार्यक्रमामागे किंवा आमच्या सगळ्यांच्या काय म्हणू त्याला सक्सेस मागे आमच्या कानेकर सरांचा मोलाचा वाटा आहे. यानंतर मी यादव सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी उद्घाटनीय भाषण करावे. आदरणीय यादव सर. इस सभागार में उपस्थित हमारे ST, SC, OBC समाज के भाइयों और बहनों को मेरा नमन. हमारे इन महापुरुषों को, भारत के संविधान को मेरा नमन. आज आपके बीच में मैं अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं और शुक्रगुजार हूं माननीय अनिल कानेकर साहब का और LJ कानेकर साहब का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आपके बीच आज उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया. इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय दिलीप कागदे साहब और इस सम्मेलन के मार्गदर्शक माननीय संजय आवटे जी. भाइयों और बहनों, ये जो 18वां राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है यहां पर, जहां तक भारतवर्ष के संविधान की बात की जाए, बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया, आज की तारीख में इस संविधान की चर्चा प्रासंगिक इसलिए हो गई है क्यों कि आज की तारीख में यह आपको महसूस कर लेना होगा कि बाबा साहेब के दिए गए हमारे संविधान पर आज की मनुवादी ताकतों के द्वारा संकट पैदा किया जा रहा है. और इन सम्मेलनों के माध्यम से जो एक दुरूह दायित्व माननीय अनिल कानेकर जी ने उठाया है, इसका श्रेय उन्हें जाता है कि एक एक व्यक्ति तक अपने समाज के लोगों के संविधान के बारे में जागरूक करके यह दायित्व उन्हें सौंपना है कि बाबा साहेब जो संविधान के रूप में हमें धरोहर छोड़ करके गए हैं, उसके ऊपर अगर आंच आती है तो फिर हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना होगा. संविधान के बारे में बताया जाए तो जब अंग्रेज से आजाद हुए हम, तो हमारे पास जिम्मेदारी यह थी कि भारत को कैसे चलाना है. As far as social administration is concerned, as far as economic administration of the country is concerned,
एज फार एज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेंगे, राजनीतिक प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेंगे, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारी किसी गुलामी नहीं होगी। तो संविधान आया और संविधान बनाने का दायित्व हमारे अपने महापुरुष बाबा साहब को मिला, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ऐसे महापुरुष इन्हीं समाज में पैदा होते हैं। ऐसी चुनौतियां हमारे ही समाज के लोग लेते हैं। यह अलग बात है कि भारतवर्ष की इस समाज में एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर होने के कारण हमारे समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना पड़ता है, होना पड़ता है। तो बाबा साहब का जो संविधान था वो ये था कि देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए सामाजिक समता के अनुरूप। दैट वाज अ विजन डॉक्यूमेंट, दैट वाज अ विजन डॉक्यूमेंट कि आजादी के बाद आने वाले समय में भारतवर्ष का सामाजिक स्वरूप कैसा हो, भारतवर्ष का आर्थिक या राजनीतिक स्वरूप कैसा हो, यह हमारे भारतवर्ष का संविधान तय करेगा, भारतवर्ष का संविधान तय करेगा। और इसी सामाजिक स्वरूप से, इसी आर्थिक स्वरूप से और इसी राजनीतिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है जस्टिस। जैसा कि अभी हमने प्रेमबल में पढ़ के बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय होना चाहिए। अगर एक हमारी बहुसंख्यक आबादी को कुछ मुट्ठी भर लोग अगर हमको हमारे अधिकारों से वंचित करते हैं, अगर हमको हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो संविधान का जो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट है जो बाबा साहब हमें देकर गए वो पराजित हो रहा है। दैट कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस बीइंग डिफीटेड। इकोनॉमिक जस्टिस की बात अभी प्रेमबल में पढ़ा हम लोगों ने। व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह हुआ कि हमारे समाज के लोगों को अगर आर्थिक संसाधनों से वंचित किया गया, आर्थिक समता से वंचित किया गया, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे समाज के लोगों को तुम मालपुए दे दोगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे समाज के लोगों को तुम अट्टालिकाएं दे दोगे। लेकिन आर्थिक न्याय का यह तकाजा है मेरे दोस्तों कि अगर हमारे किसी भाई को, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को अगर 5 रोटी की भूख है तो 5 रोटी उसे मिले तो 5 सितारा सुविधाएं नहीं चाहिए। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं क्या है एक इंसान को जिंदा रहने के लिए? न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं। अरे 5 रोटी की भूख है तो 5 रोटी मिल जाए खाने को, नंगा शरीर ढकने को कपड़े मिल जाए और सर छुपाने को छत मिल जाए। नहीं चाहिए अट्टालिकाएं, नहीं चाहिए 5 सितारे सुविधाएं। बट द पॉइंट इज दैट कि आज की तारीख में भी हमको अपनी बेसिक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। क्यों जूझना पड़ रहा है? कि आज की तारीख में हमें यह बताया जाता है 5 रोटी की भूख है तो बमुश्किल 2 रोटी मिली, और हमें यह बताया जाता है कि बाकी जो तुम्हारा पेट खाली है वो 3 रोटी की भूख पानी पी के भर लो। आज की तारीख में भी हमारे पास मुकम्मल रहने के, कपड़े के व्यवस्था आज की तारीख में नहीं है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी निकला होगा, हमारे साथी इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब का संविधान कहता है, और बाबा साहब ने ये हक जो हमें दिए हैं और उनके द्वारा दिए गए हक अगर हम छीन के ना ले पाए तो वो देने से रहे।
वो देने से रहे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हमारे चैप्टर 4 में भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि राज्य ऐसे कानून बनाएगा, राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि समाज में सामाजिक गैर बराबरी दूर होगी, जिससे कि समाज में आर्थिक गैर बराबरी दूर होगी और हमारे पूरे राष्ट्र की तमाम संपदा, हमारे पूरे राष्ट्र की तमाम संपत्ति देश के कुछ लोगों की मुट्ठी में सिमट के नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तभी तो गैर बराबरी दूर होगी। लेकिन स्थिति क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि बाबा साहेब के संविधान के सपनों के जो देश है, उस देश को लाने वाली सरकारें वहां पर नहीं है। आजादी से लेकर के अब तक आज तक आपकी सरकारें नहीं बनी। और बाबा साहब का कहना था कि हमारा कितना भी बढ़िया संविधान बना लो, लेकिन जब तक इसको लागू करने वाले की नीयत मुकम्मल नहीं होगी, हम अपने संविधान का मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। हालात क्या है दोस्तों? हमारे एक्सपर्ट इस बात को आपको और एक्सप्लेन करेंगे। एक शोध आया, रिसर्च आया, उस रिसर्च में कहा गया कि भारतवर्ष की तमाम संपदा का, भारतवर्ष की तमाम संपदा का 73% भाग भारतवर्ष की तमाम आबादी के 1% लोगों की मुट्ठी में है। सर, the 73% of the entire wealth of the country is concentrated into only 1% of the entire population of India. भारतवर्ष के 1% लोगों की मुट्ठी में भारतवर्ष की पूरी तमाम संपदा का 73% भाग उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। और बाकी बची हमारी 27% जो संपत्ति बची, वो 27 संपत्ति किसको दी जाएगी? 99%, माय फ्रेंड, 99%। बाद में गरीबी की बातें करते हैं, गरीबी दूर करने की बातें करते हैं, गरीबी की रेखाएं खींचने की बातें करते हैं, गरीबी की रेखा के लोग कितने पहुंच गए हैं इसकी बातें करते हैं। दोस्तों, कौन है गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग? कौन है? कौन है गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग? आज की तारीख में भारतवर्ष के तत्कालीन योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 29.7% पूरे भारतवर्ष की आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैर बराबरी है आर्थिक, कितनी गैर बराबरी है सामाजिक। ऐसी तो नहीं पहली कंट्रोल हमारे भारतवर्ष के संविधान की, संविधान के नीति निदेशक तत्व में बाबा साहब ने इस बात का पुरजोर उल्लेख किया है कि सामाजिक गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, आर्थिक गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यही है बार बार जिसकी चिंता हमारे बाबा साहब करते थे कि अगर ये संविधान जो 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 उन लोगों के हाथों में चला गया, उनकी सरकारें आगे बन गई जो मनुवादी व्यवस्था पर यकीन करते हैं, जो ब्रह्मवादी व्यवस्था पर यकीन करते हैं, तो वो भारतवर्ष के संविधान को लागू नहीं होने देंगे। और ये चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों, जबकि हमारे भारतवर्ष में गरीबी की रेखा बढ़ती जा रही है और गरीबी की रेखा के नीचे लोग आते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था यहां पर ये बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर ये है कि आरक्षण भीख नवे। रिजर्वेशन की बात नहीं करते हमारे बाबा साहब। सही लिखा हुआ है, आरक्षण कोई भीख नहीं है और तुम हमें आरक्षण देकर के हमारे ऊपर एहसान मत करना, एहसान मत करना, तुम्हारे रहमो करम पर नहीं हम। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में रिप्रेजेंटेशन की बात की है, प्रतिनिधित्व की बात की है। रिजर्वेशन शब्द तो ये कहीं से लेकर के आ गए, जैसे लगता है कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं वो रिजर्वेशन दे करके। बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की बात की है। वी वांट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन? हमारी भारतवर्ष की तमाम आबादी में जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमको प्रतिनिधित्व चाहिए। जैसा कि यहां पर बात आई है आरक्षण रोजी रोटीची सो नवे तो शासन प्रशासनातील भागीदारियां है। हमको शासन प्रशासन में भागीदारी चाहिए।
आरक्षण दे करके तुम हमारे ऊपर एहसान मत करना, ये हमें आपको जताना पड़ेगा। और हम आप निकल करके नहीं जताएंगे, इन सम्मेलनों के माध्यम से नहीं जताएंगे, इन आंदोलनों के माध्यम से नहीं जताएंगे, तो हमें हमारे क्या अधिकार है वो हमें थाली में परोस के नहीं देने वाले। और जरूरत पड़ी तो आजादी के 72 बरस हो गए और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी का 70वां, और उस सिचुएशन में अब तक अगर इन्होंने हमें हमारे अधिकार नहीं दिए हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि हम ये वो हमें भीख देते हैं, तो ये हमारा भीख नहीं है। और कल को हमें आपको ये जताना पड़ेगा कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो आरक्षण है, जो हमारे महापुरुष दे गए और कहीं नहीं भारत के संविधान में लिख कर दे गए, और भारत का ये संविधान जिसके मुताबिक देश चलता है, जिसके मुताबिक देश चलता है, तो कल को अगर तुमने ये नौबत पैदा की तो हमें हमारा अधिकार छीन करके भी लेना आता है। और मौका मिलेगा तो सड़कों पर आकर के हमें अपने अधिकार छीनने से भी पीछे नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते पीछे। आप अधिकार है तो कोई रहमो करम पर है क्या? और अधिकार कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। ये अधिकार कोई हमें सरकार नहीं दे रही है, ये अधिकार हमें कोई सरकार नहीं दे रही है। तो इस भ्रम में हमें रहना भी नहीं चाहिए। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारे महापुरुषों का डॉक्यूमेंट है, हमारे बाबा साहब का ये दस्तावेज है, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं, तो तुम कौन होते हो? सरकार हो तुम्हें तो इसके मुताबिक देश चलाना है। अब जो टॉपिक है हमारा, हम उस पर आते हैं। द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज फार एज अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। जैसा कि हमारे माननीय अनिल कानेकर साहब ने इसके इंट्रोडक्टरी भाषण में कहा, व्हाट इज अमेंडमेंट? Article 368 of the Constitution of India provides amendment. Article 368 of the Constitution of India provides amendment. संशोधन में प्रक्रिया दी गई है। इसी में जो हमारा कंसेप्ट नोट लिखा हुआ है, इसी में जो कंसेप्ट नोट लिखा हुआ है, और इस कंसेप्ट नोट में बाबा साहेब अंबेडकर की पार्लियामेंट्री डिबेट्स 19 मार्च 1955 के कुछ संबोधन इसमें डाले गए हैं। और बाबा साहेब का मानना है, बाबा साहब का यह मानना है कि बार बार अगर आप संविधान में संशोधन करने की सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप बाबा साहब की जो मंशा थी उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। अमाउंट टू टेम्परिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, दिस अमाउंट टू टेम्परिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परिंग का मतलब क्या? संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे। देखिए, जो भारतवर्ष के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, उसका पर्पज यह है दोस्तों कि हमने, बाबा साहब ने भारतवर्ष के संविधान को बड़ा ही फ्लेक्सिबल बनाया, लचीला बनाया। लचीला कैसे बनाया? कि संविधान के संशोधन की व्यवस्था रखी गई। क्यों रखी गई? कि हमारे संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पर्पस क्या है? कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जिस मकसद को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के समता, बंधुता का, एकता, अखंडता का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, अवसर की समानता का, ये जो हमारा मकसद है, सामाजिक समता स्थापित करने का जो मकसद है, सामाजिक गैर बराबरी दूर करने का जो मकसद है, आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का मकसद है, जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है,
तो समय के साथ अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हो, सामाजिक और आर्थिक हालात पैदा होते हो, तो संविधान के मुख्य ढांचे को ध्यान में रखकर जरूरी संशोधन अगर करने पड़े तो जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन केंद्र में, मस्तिष्क के केंद्र में यह होना चाहिए कि वो हमारा संशोधन भारतवर्ष की प्रस्तावना के सामाजिक न्याय को बढ़ाने वाला हो, आर्थिक न्याय की अवधारणा को बढ़ाने वाला हो, राजनीतिक न्याय की अवधारणा को और अग्रसारित करने वाला हो, सामाजिक बंधुता को पुष्ट करता हो, सामाजिक समता को पुष्ट करता हो, समानता के अवसर की वृद्धि करने वाला हो। तब तो बात समझ में आई, तब तो बात समझ में आई। If at all any constitution in the, any amendment in the constitution is needed, then of course there is a provision कि yes we can, but the point is that कि such amendment which is supposed to be needed, it should be in advancement of the aims and objects of the constitution। अगर ऐसे संशोधन की आवश्यकता है भी तो हमने इतना कठोर संविधान नहीं बनाया, हमने लचीलापन रखा। जरूरत पड़ सकती है, हमारे तमाम देश के लोगों की बेहतरी के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो हम उसको एडवांस करें ना। फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस, फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नॉट दैट कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिफीटिंग the aims and objects of the constitution, that is not permitted। आप बाबा साहब के द्वारा रचित भारत के संविधान के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको पराजित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकते आप। और अगर आपने किया है तो समय रहते दोस्तों हमें चेतना पड़ेगा। अगर हमने प्रतिक्रिया नहीं की, खामोशी से उनकी इन चावल को हम बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए, बिना कोई विरोध प्रदर्शन व्यक्त किए, अगर हम उनको स्वीकार करते रहे तो अंततः जिस तरह की बातें आती हैं, यही नागपुर से निकल के आती हैं, आरएसएस से गढ़ से निकल के आती हैं, मोहन भागवत बोलते हैं कि हम भारतवर्ष के संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? संविधान की समीक्षा करने वाले तुम कौन होते हो? भारतवर्ष के संविधान में लिखा हुआ, शुरुआती लाइनों में लिखा हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग जैसा चाहेंगे उसके मुताबिक देश चलेगा। और यह कटु सत्य है कि अगर भारतवर्ष की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को लेकर के अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 85% हमारी जनसंख्या है, 85% अगर हमारी जनसंख्या है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इज दैट कि सरकारें तो हमारी बननी चाहिए। अगर लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र में बहुमत की बात होती है, तो बाबा साहब ने आखिर संविधान में कहा क्या है? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जस्टिस तो आपको मिलनी चाहिए, संख्या में तो हम हैं। तो लोकतंत्र की जो बात कर रहा है कि इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र में लोग जैसा चाहेंगे उस तरह से देश चलेगा। और अगर लोग चाहते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए संशोधन के माध्यम से, और अगर ये ब्राह्मणिकल सरकारें छेड़छाड़ करने में कामयाब हो जाती हैं, तो प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी भागीदारी जनसंख्या में लोकतंत्र की, व्हाट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कर क्या रहे हैं? पॉइंट इज दिस, हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अगर हमारी सरकार नहीं है तो इट इज सर्टेन दैट वी आर डिनाइड फ्रॉम पॉलिटिकल जस्टिस। और इस पॉलिटिकल जस्टिस को डिनाई करने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। हम क्यों जिम्मेदार हैं? वोट किसका है? किसका है वो? आपका है ना, मताधिकार आपका है ना, तो वोट आपका
आपका है, मताधिकार आपका है, वोट आपको देना है, तो वोट आपके बजाय अगर सरकारें 1947 से इन्हीं की बन रही है, या तो कांग्रेस बनती है या तो बीजेपी बनती है, या तो कांग्रेस बनती है या तो बीजेपी बनती है, कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी विपक्ष में होती है, बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस विपक्ष होती है, और दोनों बड़ मिलकर पार्टी से। तो हमारे वोट जा रहे हैं तभी तो हो रहा है, तो गलती तो हमारी है। बाबा साहब अधिकार दे सकते थे, राजनीतिक अधिकार दिया, और अगर भारतवर्ष की आबादी में आपकी 85% जनसंख्या है, और अगर आप 85% एकजुट हो गए, है कोई दुनिया की ताकत जो आपको सरकार बनाने से रोक सके? है कोई दुनिया की ताकत जो आपको सरकार बनाने से रोक सके? लेकिन ये हमारा जो ताकत है, ये जो हमारी जो शक्ति है, जो राजनीतिक न्याय के रूप में बाबा साहब इसकी परिकल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, वो अभी सपनों का भारत हम लोग बाबा साहब को दे नहीं पाए हैं। इसलिए नहीं दे पाए हैं कि हमारी कुछ अन्य विघटता के कारण, हमारी कुछ जानकारी न होने के कारण, या कुछ इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान में बहलाने के कारण हम निश्चित रूप से अपने अधिकारों को ले नहीं पा रहे हैं। दोष होने मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपको नहीं देने वाले, वो आपके अधिकारों का हनन करने के लिए जाने जाते हैं, और जो आपका अधिकारों का हनन करने के लिए जाने जाते हैं, जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते, तो उनकी सरकारें चुनने के बाद आप उनसे उम्मीद लगा के क्यों बैठते हैं? आपकी उम्मीद लगाना गलत है, आपकी जब तक अपनी सरकारें ना आए। तो अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट कैन, okay, parliament can, but the point is that what is the basic structure of the constitution? You cannot amend. What is the basic structure of the constitution? You cannot amend. इसके लिए जब जब भी संविधान के संशोधन की बात आती है, चाहे हमारे संविधान का 42वां संशोधन कह लीजिए सर, 42वें संशोधन में संविधान के प्रेम्बल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना हमारे भारतवर्ष के संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा का मतलब क्या? अगर इस बिल्डिंग को टिका रहना है, और अगर इस बिल्डिंग को गिरना या ढहना नहीं है, तो आवश्यकता क्या होनी चाहिए? इसका जो मूल ढांचा है, इसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद इतनी मजबूत हो, वो बुनियाद इतनी मजबूत हो कि इसके ऊपर आवश्यकताओं के मुताबिक 2-4 मंजिलें और बना ले आप, तो बुनियाद उसकी मजबूत होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज द बेस। वही तो उसका आधार है, वही तो बेस है, वही तो उसका आधारभूत ढांचा है, वही तो उसका मूल ढांचा है। और ये क्या कर रहे हैं? जितने संशोधन करते हैं वो मूलभूत ढांचा जो हमारा है, उस मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ करते हैं, और मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ करके, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस अननेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू आर introducing amendments in the constitution for tempering the constitution, or for tempering the very reason behind that constitution. तो अगर आपने बार बार संविधान का संशोधन करके, जैसा कि इसमें सूची दी गई है, जहां पर कि बहुत से ऐसे संशोधन आए, जो हमारे साथी हैं, जो जिज्ञासु हैं, इसको नोट करेंगे, तो आगे इस पर अगर वो शोध करेंगे तो उन्हें यह पता चलेगा कि कितनी बार हमारे संशोधन के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की जा चुकी है। हमारे संविधान की नींव या बुनियाद को बार बार वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक किसी दिन वो हमारे संविधान को गिराने में कामयाब हो जाएंगे और हम खामोश रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से है बाबा साहब भी आपको, आने वाली संतानों को माफ नहीं करने वाले हैं, इसको भूलिएगा मत। क्यों अचानक बढ़ जाएगा? क्यों अचानक बढ़ जाएगा? अभी तक अगर आरक्षण दिलाने की बात होती थी
तो क्या होता था? अभी मैं ताजा तरीन जो संशोधन हुआ उसकी बात कर रहा हूं सर। क्या होता था? आरक्षण देना है तो क्या होगा? ओबीसी कमीशन बिठाया जाएगा। ओबीसी कमीशन बिठाया जाएगा तो ओबीसी कमीशन जो है 2 साल तक शोध करेगा, रिसर्च करेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करके संसद में देगा। तो एक काका कालेलकर की रिपोर्ट आएगी तो उसको ये सरकारें जो है रद्दी के बस्ते में डाल देगी। मंडल कमीशन आएगा तो 10 साल तक चर्चा होगी, 15 साल तक चर्चा होगी, फिर 25 साल के बाद आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। 25 साल के बाद रिजर्वेशन दिया जाएगा तो कोर्ट में इन्हीं के आदमी चुनौती दे देंगे, कोर्ट में इन्हीं के आदमी चुनौती दे देंगे तो उधर से स्थगन आदेश आ जाएगा। और फिर बाद में बोलेंगे यार हमको तो बड़ी चिंता है तुम्हारी, 25 साल से इतनी चिंता कर रहे हैं तुमको हम संशोधन करके आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन क्या करें सुप्रीम कोर्ट ने तो स्थगन आदेश दे दिया। और जब सवर्णों को आरक्षण देना होगा तो छठ मंगनी पट गया, सुबेरे बिल आएगा, साल तो पास हो जाएगा। सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, सवर्ण कमीशन बिठाने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिल लेकर के आना है और चर्चा करा लेनी है, लोकसभा में करा लेना, राज्यसभा में करना, हो गया। आप बताइए, आप हमारे सभी प्रबुद्ध यहां पर साथी बैठे हुए, सवर्ण को जो आरक्षण दिया गया 10%, ये बताइए संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है कि नहीं? संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है कि नहीं? क्यों है? इसलिए है कि संविधान के आरक्षण संबंधी किसी भी उपबंध में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया। कैन यू गिव रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स? आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हो, दे दिया। आप पूछेंगे क्यों दिया भाई, संविधान में तो नहीं लिखा, तो बोलेंगे दे दिया। अरे क्यों दे दिया? हाँ दे दिया, जो करना कर लो। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? हाँ जाओ, जहां जाना हो वहां जाओ। तो पॉइंट इज कि ये जो हमारा अभी हमारे कखन सब चर्चा हो रही थी 103rd एंड दैट वाज 124th अमेंडमेंट बिल, विदिन 24 आवर्स इट वाज पास्ड। और इतनी जल्दीबाजी करके लागू भी कर दिया, विज्ञापन भी आने लगे, एडवर्टीजमेंट भी आने लगे। प्रश्न ये है कि व्हाट द पार्लियामेंट वाज डूइंग, व्हाट द लेजिस्लेचर वाज डूइंग एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट वाज डूइंग। संविधान के अनुच्छेद 15 है 5 में, 15(5) में लिखा हुआ, आफ्टर दिस मंडल कमीशन केस बड़ी चिंता हो गई थी, बड़ी चिंता हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता हो गई थी। जैसे लग रहा हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण देकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, जनसंख्या के मुताबिक तो ओबीसी की आबादी 52% है, तो प्रतिनिधि तो दो, 52% दो, 27 दिया। ऊपर से इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और वहां पर षड्यंत्र करा के सब कुछ करा के एक सीलिंग कर दी, लिमिट कर दी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। हमारा हक मारा। वैसे तो हमको आरक्षण कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? और यार चुप बैठे के आपको 85% मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जब वो संविधान के संशोधन करके 15% आबादी को 10% आरक्षण दे दिया तो जरा अनुपात निकालिए। 15% आबादी कितना आरक्षण दे दिया? 10%। तो आपका 85% है, तो आपको तो 90% मिलना चाहिए। तो ये बैठने से नहीं होगा। और अनुच्छेद 15 में इस बात का स्पष्ट, सर ज्यादा चलिए मेरा में रोक लगा दीजिएगा सर, एज अ डिसिप्लिन। हाँ प्लीज। अच्छा 15 ठीक है, ये हमारे और साथी हाँ सब। अनुच्छेद 15 में आपको बता रहा हूं, अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि सीढ़ी लगा दिया इंदिरा साहनी केस के बाद
अनुच्छेद 15 में सीढ़ी लगा दिया इंदिरा आसानी केस के बाद, दैट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। ओके, तो अभी जो 10% रिजर्वेशन दिया तो वो कितना हो गया टोटल रिजर्वेशन? 50 और 10 60 हो गया। तो ये संशोधन करके आपने क्या किया? मूलभूत ढांचे में जहां पर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दूर दूर तक इस बात का उल्लेख नहीं है कि आर्थिक आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, संविधान के अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा हुआ। बुनियाद क्या है आरक्षण का? कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था होने के कारण जो हम लोग शूद्र हैं, हम शूद्रों पर सदियों से इतना शोषण होता आया, इतना शोषण होता आया कि सामाजिक रूप से हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें मजबूत नहीं होने दिया गया, हमारा शोषण भी किया गया। तो इसलिए जो सामाजिक गैर बराबरी थी और जो शैक्षणिक गैर बराबरी थी, that is what is called social backwardness and educational backwardness. To compensate that social backwardness and educational backwardness due to the Brahmanical order, वर्ण व्यवस्था के कारण वो इनको हमारी भरपाई करनी है। ये गरीबी दूर करो प्रोग्राम नहीं है, गरीबी दूर करो प्रोग्राम नहीं है। हमारे इतने गरीब भाई शूद्र हमारे गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और तुम उनको गरीब हमारे हैं इसलिए घृणा की दृष्टि से देखते हो, और अगर वो गरीब होगा तो बोलेंगे बेचारा गरीब ब्राह्मण बेचारा। तो गरीबी दूर करने के लिए थोड़ी प्रोग्राम बनाया गया। दैट्स नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, बट द पॉइंट इज दैट यू आर डूइंग। हम आपको बता दें जो आए थे जहां पर कि हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ की गई। एक था 39th अमेंडमेंट आया था 1975 में, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस था। दूसरा 42nd अमेंडमेंट आया था जिसमें संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ किया गया था। मिनर्वा मिल्स केस है फेमस, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस 42nd अमेंडमेंट में यह चुनौती दी गई थी कि आपने संविधान संशोधन कर दिया, बेसिक ढांचे के साथ खिलवाड़ कर दिया, और क्या कर दिया कि हमने बेसिक ढांचे के खिलवाड़ कर दिया और हमने इसको नवी अनुसूची में डाल दिया, और तुम अब इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, power of judicial review has been given to the Supreme Court of India, और ये जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसीलिए दिया गया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज वॉच डॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी इस तरह की संविधान पर छेड़छाड़ करने की नौबत आए तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट क्या करे? हस्तक्षेप करे और पार्लियामेंट को ऐसा करने से रोके। लेकिन आप करते क्या हो? संशोधन लाते हो, खिलवाड़ करते हो, उसके बाद से जुडिशियल रिव्यू पर भी रोक लगा देते हो, बेसिक हिस्से से भी छेड़छाड़ कर देते हो, और फिर बोलते हो हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न ये है, संविधान है, प्रश्न ये है, लोकतंत्र है, प्रश्न ये है कि हम भारत के लोगों के मुताबिक देश चलेगा। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के अगर संशोधन होंगे, इस तरह से बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हमें आगे तो आना पड़ेगा, और हम नहीं आगे आने पड़ेंगे तो हम भारत के संविधान का इस तरह से खिलवाड़ होते देखते रहेंगे और उनसे हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। और 52nd संशोधन आया था, इसके बाद से 42nd संशोधन फिर आया था जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी और बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने की बात की गई थी। 99th अमेंडमेंट आया था
दैट वाज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि आप एनजेएसी वाला कहते हो सर, जहां पर कि कोलिजन सिस्टम को दूर करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात आई थी। यहां पर जुडिशरी ने क्या किया कि उनका एक कोलिजियम सिस्टम है, उनको अपना परिवारवाद है, अपना कुछ जज मिलकर के कोलिजियम बना लेंगे और अपने ही जो है चेनों को और उनको वहां पर भिजवाते रहेंगे। प्रश्न ये है कि जुडिशरी में हमारा प्रतिनिधित्व कब होगा? हमारे शूद्र, हमारे एससी, एससी, ओबीसी समाज के मात्र 2% लोग जुडिशरी में हैं। 98% of the entire judiciary is represented by political forces and all. तो जब हमारा जुडिशरी में प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा और वो जो कुछ भी चाहेंगे आदेश ले आएंगे। अधिक से अधिक आप क्या करोगे? बोलोगे जुडिशरी जाएंगे, तो जुडिशरी में क्या होगा? वहां वो पहले से बैठे हुए, तो वो कहीं भी जाओ आपको वो कुछ आदेश देने वाले नहीं है। और ये जो हमारा लेटेस्ट था, ये जो हमारा लेटेस्ट था, ये जो हमारा 124 बिल था 103 वाला, जिसमें कि 10% आरक्षण दिया गया है, आर्थिक आधार पर दिया गया संविधान का संशोधन करके। और संविधान का संशोधन जो है हमारा आर्टिकल 368 ही कहता है, मिनर्वा मिल्स के माध्यम से कहा गया है, केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि आप संविधान संशोधन करेंगे लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही संशय बाबा साहब ने अपने इस डिबेट्स में कहा था कि हमें इस बात की पूरी आशंका है, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जरूर इसके साथ खिलवाड़ करेंगी, जरूर हमारे आने वाली संस्थानों को अधिकार नहीं देंगी, जरूर इस संविधान को तहस नहस करके रख देंगी। और ये हालात अब पैदा हो गए हैं। कभी कभी जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो बहुत बढ़िया नोट सर आपने दिया इसमें इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन मतलब मन की मर्जी नहीं। When we teach our students that how a law is to be interpreted, how the constitution is to be interpreted, then we always go for that interpretation must be such, किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जाए जिससे कि कोई कानून बनना हो, कोई संशोधन होना हो तो केंद्र बिंदु में यह हो कि वो सब सारे संशोधन या वो इंटरप्रिटेशन कहीं से उस कानून का जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स था उसको पराजित करते ना आते हो। और अगर हमको लग रहा है कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट पराजित हो रहा है तो ऐसे कानूनों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। Always there should be a beneficial interpretation. Always there should be an interpretation in the favor of the public. There should not be a strict interpretation. There should be liberal interpretation, and interpretation must be in favor of the Constitution, not to defeat the aims and objects of the Constitution, not to dilute the Constitution. But the point is that amendments are being done, amendments are being introduced for defeating the aims and objects of the Constitution, for denying our rights, for availing rights to such people who are not entitled under the Constitution. That is why the basic structure of Constitution is being disturbed. Under that circumstances, whatever the amendments are being introduced, this is not what the बाबा साहब विजुअलाइज्ड। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि हमें मालूम है कि आने वाले समय में ये ब्राह्मणवादी ताकतें संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगी और संविधान का बार बार संशोधन करके उसको इतना कमजोर बना देंगी, उसको इतना कमजोर बना देंगी कि संविधान जो है अपने मकसद को कामयाब कर पाने में उसे मुश्किल होगी। और उन्हीं ये मुश्किलों की चिंता अगर हमने नहीं की, उनकी इस मुश्किलों की चिंता हमने नहीं की और हमने अगर जागरूक रहते हुए भी संविधान को कमजोर होने दिया, बाबा साहब के सपनों के भारत पे जरा भी हमने कोशिश नहीं की, तो आने वाली हमारी नस्लें, आने वाली हमारी औलादें हमको माफ नहीं करेंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपण फार सुंदररित्या उद्गारणे भाषण केलं। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक आयु संजय आवटे सर यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी विचारमंचावर आयुष्यमान अशोकजी भजने यांना आमंत्रित करतो। आज 18वें संविधान साहित्य संमेलन, या संमेलनासाठी आपल्याला आता मार्गदर्शन करणार आहेत आयुष्यमान संजय
श्रीधर आवटे सर त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देण्यासाठी मी आपणासमोर उपस्थित आहे. संजय श्रीधर आवटे सर हे प्रख्यात लेखक, संपादक आणि वक्ते आहेत. साम टीव्हीचे संपादक असताना आवाज महाराष्ट्राचा या प्राईम टाईम शोने अनेक मापदंड निर्माण केले. त्यापूर्वी लोकसत्ताचे समूह सहसंपादक, मुंबई सकाळचे संपादक, कृषीबलचे मुख्य संपादक, पुढारीचे कार्यकारी संपादक, लोकमतचे निवासी संपादक, ऑनलाईन लोकमतचे मुख्य संपादक म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. त्यांचं शिक्षण ते BSc ॲग्रिकल्चरमध्ये आहेत. BCJ MNCJमध्ये ते गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. त्यांचं इंटरनॅशनल रिलेशन्समध्ये MA झालेलं आहे. त्यांचं ड्रामॅटिक्समध्ये डिप्लोमा त्यांनी केलेलं आहे आणि मास कम्युनिकेशन आणि जर्नलिझममध्ये तो सेट परीक्षा उत्तीर्ण आहे. त्यांचं सध्या जे गाजत पुस्तक आहे विल चेंज आम्ही भारताचे लोक, हे त्यांचं नुकतीच लेखन झालेले पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे आणि तो खूप गाजत आहे. बराक ओबामा बदलत्या जगाचा सक्सेस पासवर्ड या पुस्तकाने त्यांच्या अनेक खपाचे विक्रम मोडले. पाकिस्तान लष्करी सत्तेचे अर्थरंग, नियतीशी करार, नव्या जगाचे नवे आकलन, कला कल्पतरूंचे आर्व, अभिव्यक्तीचे विचारस्तंभ अशा पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केलेलं आहे. कलात्मक या कलेच्या सामाजिक आकलनाचा प्रयत्न करणाऱ्या विशेष अंकाचे डॉक्टर श्रीराम लागू यांच्यासोबत त्यांनी संपादन केलेलं आहे. त्यांना मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा राजकीय लेखनासाठीचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. ग्रामरत्न दर्पण पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. त्यांना CD देशमुख संपादक पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. नागोठणे पत्रकार संघाचा निर्भीड संपादक पुरस्कार त्यांनी मिळवलेला आहे. मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाचा यशवंत पाद्य स्मृती पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. लोकमंगल पत्रकारिता गौरव पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केलेला आहे. भूटानमध्ये झालेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. इंडोनेशियातील विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे ते उद्घाटक म्हणून लाभले होते. इस्रायल, थायलंड येथील विविध परिषदांमध्ये ते सहभागी झालेले आहेत. बेळगाव येऊर येथील 13व्या ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. मुंबईत झालेल्या पहिल्या भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. शहाद्यातील अखिल भारतीय विद्रोही साहित्य संमेलनाचे ते उद्घाटक राहिलेले आहेत. विविध संमेलनांमध्ये अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याते म्हणून त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे. मी इथे आमंत्रित करतो आजचे प्रमुख वक्ते संजय श्रीधर आवटे सर. आजच्या कार्यक्रमासाठी विचारपीठावर असणारे आणि समोर असणारे सारेच आम्ही भारताचे लोक. मला जेव्हा सुरुवातीला फोन आला प्राध्यापक अनिल काणेकरांचा आणि मी म्हटलं लाखांदूर, बापरे किती दूर. पण नंतर कळलं की कार्यक्रम लाखात एक आहे. आणि प्राध्यापक अनिल काणेकरांबद्दल मी तुम्हाला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली, असं ते काम आहे. त्यामुळे त्यांनी सकाळ संध्याकाळ मला फोन केले आणि या कार्यक्रमाला आपण आलोच पाहिजे असं मी ठरवलं. इथं आल्यानंतर आता मला असं वाटतंय की समजा या कार्यक्रमाला मी आलो नसतो तर तुमचं फार काही अडलं नसतं, तर माझं मात्र बरंच अडलं असतं. एवढा महत्वाचा असा हा सोहळा आहे. 18वें संविधान साहित्य संमेलन इथं होतो आहे आणि ते होत असताना मुद्दाम सांगितलं पाहिजे की याच परिसरामध्ये एक अखिल भारतीय नावाचं साहित्य संमेलन झालं होतं. एकीकडे बिल कण्याची संमेलनं होत असताना कानात ताट करायला शिकवणारी ही संमेलनं जास्त महत्वाची आहेत. संविधानाचा खरा अर्थ काय आहे, खरा आशय काय आहे, हे तुमच्या एवढं, या आयोजकांएवढं आणखी कोणाला कळलं असेल असं मला वाटत नाही. मगाशी उल्लेख झाला, या सगळ्या संविधानाचा केंद्रबिंदू कोण आहे? आम्ही भारताचे लोक, सर्वसामान्य माणूस. तुम्हाला कल्पना आहे
25 नोव्हेंबर 1949ला राज्यघटना संसदेमध्ये सादर करत असताना बाबासाहेबांनी जे भाषण केलं ते अत्यंत गाजलेलं भाषण आहे. त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात की आता राज्यघटना सादर होते आहे, पण राज्यघटना शेवटी काय देईल? कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ असे अवयव देईल, पण त्या घटनेमध्ये प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे लोक, वी द पीपल. आणि म्हणून हा देश कुठल्याच मोदींचा नाही आहे, हा देश कुठल्याही राहुल गांधींचा नाही आहे, हा देश तुमचा आहे, माझा आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाचा आहे. तुम्ही गंमत बघा, संविधान जेव्हा तयार होत होतं तेव्हा भारताचं संविधान कोणाला अर्पण करावं याच्या अनुषंगाने काही चर्चा सुरू झाली. काही जणांनी सुचवलं की संविधान गांधीजींना अर्पण करावं. गांधीजी हे राष्ट्रपिता आणि तेव्हा हयात नव्हते, नुकतेच गेले होते. गांधीवाद्यांसकट सगळ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आणि सांगितलं गेलं की कोणी कितीही मोठं असू द्या, कोणाच्याही चरणी आमचं संविधान आम्ही अर्पण करणार नाही. भारताचं संविधान हे जगातलं एकमेव संविधान आहे की जे असं म्हणतं की आम्ही भारताचे लोक, आम्हीच आमच्या प्रती हे संविधान अर्पण करतो आहोत. हे संविधान आम्ही कोणालाही अर्पण केलेलं नाही, आम्हीच आमच्या प्रती अर्पण केलेलं आहे, कारण सर्वसामान्य माणूस हा या संविधानाचा, या सगळ्या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे. अशा वेळी सर्वसामान्य माणसाला संविधान काय आहे हे माहिती असतं. तुम्ही कल्पना करा, भारत आणि पाकिस्तान म्हणजे मिलिटरी इनकॉर्पोरेट नावाचं पुस्तक आहे डॉक्टर आयेशा सिद्दीका यांचं. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद मीच केलेला आहे, पाकिस्तान लष्करी सत्तेचे अर्थरंग या नावाने. त्या पुस्तकामध्ये आयेशा सिद्दीका असं म्हणतात, भारत आणि पाकिस्तान यांचा इतिहास सारखा आहे. त्यांनी भूगोल शेअर केलेला आहे. संस्कृती एवढी सारखी आहे की हडप्पा आणि मोहेंजोदडो बघायला आपल्याला जावं लागतं पाकिस्तानला. तरी सुद्धा भारताचा भारत झाला आणि पाकिस्तानचा पाकिस्तान झाला. याचं कारण काय? ते असं म्हणतात, कारण पाकिस्ताननं नेहमीच आपल्या चर्चा विश्वाचा केंद्रबिंदू भारत ठेवला आणि भारतापासून भीती असं म्हटलं की तारणहार आला आणि तारणहार आला आर्मी. जेव्हा आपल्यामध्ये तेवढं बळ नाही पण तरीही आपल्याला युद्धकोरी करायची आहे, मग कोणाच्या तरी अंकित राहावं लागतं. मग महत्वाची झाली अमेरिका. आणि एकदा हे ठरलं की भारत हिंदूंचा आणि पाकिस्तान मुस्लिमांचा, की मग अल्ला महत्वाचा होतो. अल्ला आर्मी आणि अमेरिका यांच्या विळख्यामध्ये पाकिस्तान सापडला. भारत मात्र झेपावला, कारण भारताचा केंद्रबिंदू होता पाकिस्तान नाही, आम्ही भारताचे लोक. आज एक ब्रिगेड जन्माला आलेली आहे. उद्घाटक महोदय यादव सर, तुम्ही खूप चांगलं भाषण केलं, पण एक लक्षात घ्या, आता एक ब्रिगेड जन्माला आलेली आहे. ती ब्रिगेड म्हणते जा पाकिस्तानला आणि भारत माता की जय म्हणा. माझं त्यांना आवाहन आहे की आम्ही भारत माता की जय 10 वेळा म्हणू, आम्ही भारत माता की जय म्हणू, आम्ही भारत अम्मी की जय म्हणू. पण भारत माता की जय म्हणायला जे सांगतायत त्यांचा या भारताशी संबंध काय? जेव्हा हा भारत निर्माण होत होता, जेव्हा हा भारत घडत होता, तेव्हा जे झोपेच्या गोळ्या खाऊन झोपत होते, तेव्हा आम्ही छाताडावर गोळ्या झेलत होतो. तुम्ही आम्हाला सांगताय भारताचं महत्व. हा भारत नावाचा देश कसा आकाराला आला, त्यासाठी किती लोकांनी प्राण पणाला लावले, ही प्रक्रिया काय काय घडली हे ज्यांना माहीत नाही ते आता सांगतात भारताचं महत्व. ते सांगतात पाकिस्तानला जा. त्यांना हे सांगितलं पाहिजे की पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त मुस्लिम माझ्या भारतामध्ये राहतात आणि हे भारताचं वेगळेपण आहे. मागाशी उल्लेख झाला त्या पुस्तकाचा माझ्या, वी द चेंज आणि भारताचे लोक नावाचं माझं ताजं पुस्तक आलेलं आहे. त्या पुस्तकाच्या कवितेमध्ये मी असं म्हणतो सुरुवातीला, धर्माने पेटवलेल्या वणव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो. धर्माने पेटवलेल्या वणव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो.
धावणाऱ्या मिल्खाच्या रूपात फरहान अख्तर दिसतो. टाळ्या पिटणाऱ्या कोणालाच दोघांचाही धर्म ठाऊक नसतो. टाळ्या पिटणाऱ्या कोणालाच दोघांचाही धर्म ठाऊक नसतो. आणि तुम्ही कितीही नाकारलीत तरी हीच माझ्या देशाची गाथा आहे.